हेलो फ्रेंड, कुमार प्रभात क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुका है, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश। पहले बात, प्रकाश हल्का लंबा चैप्टर है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोलते सर क्या याद करें, प्रवर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, बहुत सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग मैसेज किए कि हम प्रकाश ही पढ़ेंगे सर। चलो अच्छा बात है, आज हम लोग एक प्रकाश है ना, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। क्या? फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसका जो मार्किंग है ना, कम से कम 10 से 15 नंबर आता है। समझ लो 80 नंबर का एग्ज़ाम है और 15 नंबर आ रहा है, तो अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है। और प्रकाश तो आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में, 6-7 क्लास में भी, लेकिन सभी लोग बोलते हैं सर बहुत ही हार्ड है, क्या किया जाए। तो इसी के अथी में, विचार में हम लोग इसका गन शॉट लाए हैं। वन शॉट नहीं, क्या गन शॉट। देखो आप लोग नोट्स साथ में बना सकते हो, और नहीं तो हमको कमेंट करें, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक ना। चलो पहले क्या पढ़ते हैं, प्रकाश। प्रकाश जो है ना, ऊर्जा का वह रूप है क्या, जो वस्तु को देखने में सहायता करता है। अच्छा, जब प्रकाश ही नहीं रहेगा हम लोग कोई चीज़ को देख सकते हैं? हम जो पढ़ रहे हैं तुम वही नहीं देख पाएगा। तो प्रकाश ही होता है, कोई चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक ना। क्या है? ऊर्जा, जिससे हम किसी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। चलो, तो प्रकाश में पढ़ना मेनली परावर्तन और अपरावर्तन। क्या? परावर्तन और अपरावर्तन। पहले परावर्तन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जब कोई चीज़ या जब कोई किरण किसी सतह से, क्या मतलब, कोई सतह से टकराती है, ये सतह है एक तो मान बना लिए, इससे टकराती है और वापस वही माध्यम, मतलब वही माध्यम में लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, या इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम। देखो पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। बोले क्या बात हुआ, सब तो यही पढ़ाते हैं। देखो पहले समझो, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किसे कहते हैं, और अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक ना। जब भी कोई प्रकाश की किरण, माना किरण है, यहाँ से टॉर्च मारे यहाँ पे आया, क्या मारा, इस पर टॉर्च मारे यहाँ पे आया, तो जहाँ से टॉर्च मारे आया ना, उसे बोलते हैं आपतित किरण। टकराया, यहाँ पे क्या हुआ, टकराया, टकरा के वापस चला गया, तो जो वापस जाता है ना, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जिसको बीच में बनता है उसे बोलते हैं अभिलंब। तो क्या हुआ, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। देखो इस एंगल आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, जो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। चलिए उसके बाद समतल दर्पण। अब बोला, अच्छा तुम लोग देखा है समतल दर्पण को? पर देखते हो, जो दर्पण हम लोग अपना चेहरा देखने में कितना स्मार्ट लग रहे हैं, कैसा लग रहे हैं, देखने में उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। जिनका परावर्तक सतह, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, समतल हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो इसका पहले कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो चेहरा देखने में करते हैं। कहाँ करते हैं? चेहरा देखने में। जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर, लड़की लोग जाती है, तो वहाँ पे भी रहता है क्या, यही समतल दर्पण। सैलून में भी रहता है क्या, समतल दर्पण ही रहता है। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछा है ना, कौन सा समतल दर्पण का गुण है, तो गुण पहले पढ़ लेंगे। इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, क्या प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। यह आभासी भी होता है,
अब जो इसका आकार होता है ना वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो 3 चीज़ याद रखना है क्या, प्रतिबिंब बराबर होता है, आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, क्या आकार जो होता है वस्तु के आकार के समान होता है। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट ना हम लोग क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। अच्छा, कहते किसे हैं गोलीय दर्पण, पहले ये समझो। दर्पण जिनका चमकीला भाग या चमकीला पृष्ठ गोलीय है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ये 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, एक को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। समझा, 2 तरह के होते हैं दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब बहुते लोग इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अवतल किसे कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं, उसका काम क्या होता है, कहाँ पे उपयोग होता है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण जिसका चमकीला भाग अंदर की ओर है, जैसे ये हमने क्या बनाया है, एक दर्पण बनाया है जिसका चमकीला भाग, मतलब चमकीला भाग कहाँ है, अंदर की ओर है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका चमकीला भाग कहाँ, वो बाहर की ओर हो, जो बाहर की ओर है उसे बोलते हैं उत्तल, मतलब और जो अंदर की है उसे बोलते हैं अवतल। ठीक ना। तो उपयोग देख लो पहले, अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। सबसे पहले टॉर्च, सर्च लाइट, तो सेविंग के लिए भी इसी का उपयोग करते हैं। जो सेविंग दर्पण होता है ना उसका भी उपयोग यही करते हैं, हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना वो भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और वाहनों का हेडलाइट, मतलब जो गाड़ी में हेडलाइट होता है उसका हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल का। अब आता है उत्तल, इसका चमकीला भाग होता है अंदर की ओर, नहीं बाहर की ओर। अंदर में हुआ अवतल, अंदर या से अंदर तो अवतल, और उत्तल में क्या हुआ, बाहर। ठीक ना। इसका उपयोग करते हैं साइड मिरर और जो गली में होता है ना स्ट्रीट लाइट, देखे हो कभी, हाँ तो वहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक, देखो अब गोलीय दर्पण का भाग के बारे में पढ़ते हैं। किसका भाग पढ़ते हैं, भाग। पहले समझ लो अच्छा से, ये क्या बना, ये हुआ गोलीय दर्पण। चलो ठीक है, अरे जैसे बना चिंता मत करो। देखो इसको पहले कितने भाग होते हैं, पहले देखो आता है ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। ध्रुव को हम लोग पी से, मतलब पी से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, इसे अच्छा से याद करना, न्यूमेरिकल में यही सब काम आएगा। देखो गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है ना, सेंटर, केंद्र, उसे बोलते हैं क्या, केंद्र, उसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव। एकदम अच्छे से याद रखना है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र हुआ उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। आता है देखो वक्रता केंद्र, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे हम लोग क्या, एक गोलीय दर्पण है उसी से हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हुआ ना। इसका अवतल दर्पण, तो जैसे मानो हमने अवतल दर्पण बनाया, क्या बनाया, अवतल, मानो क्या बनाया, अवतल। तो जो इसका सेंटर होगा ना, इसका एक भाग, क्या, इसका एक भाग, उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी देखो तो ऐसा भाग रहता है, हल्का ऐसा रहता है। कभी खाए वो संतरा, तो संतरा का जो अंदर पूरा संतरा हो गया गोलीय दर्पण, और उसका एक भाग होता है ना अंदर में, वो खा जाओ तो वही होता है वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या एक भूले का भाग, उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या, जो गोलीय दर्पण हुआ ना, तो ध्रुव और क्या, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, मतलब ये हुआ पी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसको दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, अब आता है मुख्य अक्ष, मतलब मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष होता है ना। जैसे माना एक दर्पण को बनाया, ठीक, अवतल दर्पण है, ठीक,
तो यहाँ से जो लाइन पास होता है, सीधे जो लाइन पास होता है ना, मतलब ये किसी से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, मतलब वक्रता केंद्र से और ध्रुव से जो लाइन सीधे जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये देखते हो कभी बनाते हो तो यहाँ सीधे एक दर्पण बनाए होगे, इससे सीधे एक लाइन पर होगे, इसी लाइन पे यहाँ बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक। और इसको बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब आता है मुख्य फोकस। तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की एक अन्य बिंदु को फोकस बोलते हैं। देखो, ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं भी एक बिंदु रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या, फोकस। जैसे मानो ये हम बना दिए क्या, पी, ध्रुव हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, यहाँ पे हमने कोई एक बिंदु बना दिया, वही हो गया क्या, फोकस। इस दोनों के बीच के किसी भी बिंदु को फोकस बोलते हैं, ठीक ना। अब आता है फोकस दूरी। देखो, दर्पण के ध्रुव मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की, मतलब देखो अच्छे से बना दो पहले। ये मानो अवतल दर्पण है, क्या है, समझ में आ रहा है, अवतल दर्पण। देखो यहाँ से लेके, देखो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मतलब ये पोल और वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत है? इस सीधी लाइन जो रहा है, जो ध्रुव से और वक्रता केंद्र से गुजर रही है, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसी दोनों के बीच में एक पॉइंट को बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक। अब फोकस दूरी, इस फोकस और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। सभी एक जगह पूरा मैंने समझा दिया। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक ना, हम उसका जवाब देंगे। चलो आगे चलते हैं। जो हम लोग क्या पढ़े थे, गोलीय दर्पण, जो उसका प्रतिबिंब बनता है ना, देखो उसमें 3 नियम, मतलब हम लोग 3 चीज़ों को याद रखते हैं। कितनी चीज़ों को, 3 एकदम, मतलब ये तीनों जो याद है ना, तो आप कोई भी दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसमें नंबरिकल कैसे आता है, सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। तो ये तीनों को अच्छे से समझें, ठीक ना। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या, प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मतलब ये मुख्य अक्ष है, तो ये प्रकाश की किरण इसके क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब पैरेलल है। जब भी ऐसा हो तो जो, जैसे यहाँ से कोई किरण आया जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो जब यह आपतन हुआ, मतलब यहाँ पे आया, जब भी वहाँ से लौटेगा ना, तो फोकस से होकर लौटेगा। कहाँ से होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस। तो क्या याद रखना, जब भी कोई प्रकाश होता है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होता है, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर होता है, तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। दूसरा, जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, मतलब एक किरण आ रही है जो फोकस से होकर गुजरेगी, तो उस सीधे समांतर हो जाती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष है ना, उसका समांतर हो जाता है। तीसरा पढ़ो, जब प्रकाश की किरण, क्या, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता के, मतलब क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई गुजरती है, तो उसी पे वापस लौट जाती है। कहाँ पे, उसी पे वापस। पहला क्या बताया कि जब कोई, कहाँ, यहाँ पे किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हुई तो कहाँ से लौटती है, मुख्य फोकस से। दूसरा बताया कि जब भी मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ठीक। तीसरा क्या बोला, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक ना। तीनों को अच्छे से याद रखना। इसके बाद जो है ना, जो कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट, समझते हो, इम्पोर्टेंट VVI नहीं समझते हो। हर साल अगर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो,
या कोई कंपटीशन हो, पॉलिटेक्निक करना चाहे, पैरामेडिकल करना चाहे, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे ज़्यादा भी आते हैं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। चलो, तो इसको हम लोग होता है ना मुंह पे याद करना, कोई पूछे फटाक से जवाब। देखो अवतल दर्पण जो होता है ना, उसका बीम की स्थिति के जो बीम की स्थिति होता है ना, तो वह कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो क्या क्या पूछ सकता है इसमें। देखो तुमको देगा बीम की स्थिति, क्या देगा, क्या देगा, बीम की स्थिति। और तुमसे पूछ लेगा ना कहाँ प्रतिबिंब बना है। चलो भाई बना कहाँ पे तो ठीक है, वो साइज क्या होगा, तुम्हें साइज बता दिया। कहीं पूछ लेगा ना कि उसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। देखो अगर अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पूछे, ठीक ना, तो सबसे पहले अगर प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर। कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ पे, अच्छा ध्यान देना, अगर बीम की स्थिति है अनंत पर तो बनेगा कहाँ, फोकस पर। तो फोकस कहाँ पे है यार, देखो यहाँ पे फोकस बनता है, तो खुद देखो फोकस पे जब बनेगा तो साइज एकदम छोटा बनेगा, ठीक ना। और जो उसका आकृति होता है ना, हम वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। अगर सी पर है, बीम की स्थिति कहाँ पर है, सी पर, तो जो उसका प्रतिबिंब होगा ना वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एफ तथा सी के बीच में। और साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। और इसका भी प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। अगर सी पर बने, कहाँ बीम की स्थिति हो, सी पर, तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पे इमेज रखा है वहीं पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक ना। चलिए, उसका साइज होता है जो समान होता है, मतलब सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर होगी, उसका साइज भी क्या हो, समान होगा। और वास्तविक और उल्टा नेचर का होगा, ठीक ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया गया, कहाँ रखा गया है, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर से ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और बड़ा बनेगा। और उसका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर कोई बीम को फोकस पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, फोकस पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वो अनंत पे बनता है। क्या बनता है, अनंत पे। और जब अनंत पे बन गया तो उस साइज होगा जी, नाप सकते हो नहीं ना, तो साइज भी नहीं होता है, उसका आकृति भी मतलब प्रकृति भी नहीं होता, ठीक ना। चलो, जब पी मतलब क्या हुआ, पोल, पोल पर फोकस के बीच में रखें, पोल और फोकस के बीच में रखें, तो हमेशा उसका जो प्रतिबिंब होता है ना दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, और आभासी होता है और सीधा होता है। देखो पहले याद करने का तरीका देखो क्या होता है, ये तो सब पढ़ लेता है, ठीक ना। अब याद कैसे करोगे, देखो पहले अगर पूछे ना प्रतिबिंब की प्रकृति, दर्पण कौन हुआ, अवतल। अवतल में सब में एक बस प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में रखा हो ना तो आभासी बनता है और सीधा, बस याद करना है। मतलब पोल पर रखा है और फोकस के बीच में तो क्या बनेगा, आभासी और सीधा। बाकी जो भी पूछे वो क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। मतलब एक याद रहा तो बाकी सब याद हो जाएगा। देखो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। और सी पर है तो फोकस और सेंटर के बीच में। सी पर तो सी पर बनेगा, सी तथा एफ के बीच में है तो सी पर बनेगा। एफ पर है तो अनंत, देखो अनंत पर था तो एफ पर बना, एफ पर आ गया तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए यहाँ तक समझना चाहिए। देखो आगे और ये इजी है। चलो अवतल दर्पण का तो प्रतिबिंब समझ लिए, अब उत्तल दर्पण का भी समझ लेते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। देखो अगर बीम की स्थिति कहाँ पे हो, अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा, बहुत छोटा। आभासी मतलब इमेजनरी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। इसमें जो प्रकृति होता है ना दोनों का क्या होता है, आभासी सीधा। मतलब अगर हम लोग अनंत पर रखें
या अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। कहाँ रखे? अनंत और ध्रुव के बीच में। तो अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो बनेगा पोल तथा एफ के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा अनंत पर, छोटा होगा किसमें? जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो। इसका प्रकृति भी क्या होगा? सेम। देखो पहले यहाँ तक रिकैप कर लो, ठीक। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, तो हमने क्या बताया? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, ठीक। फिर पढ़ा प्रकाश का प्रवर्तन। मैंने क्या बोला? जब भी कोई चीज़ किसी से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। इसका 2 नियम होता है। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होगा, ठीक। और फिर क्या बताया? आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होगा? बराबर, ठीक। फिर समतल दर्पण का बताया है कि उसका समतल जो होता है ना, पृष्ठ होता है। फिर उसका उपयोग करते हैं हम लोग ब्यूटी पार्लर में, अपना चेहरा देखने में, ठीक। उसके बाद पढ़ा गोलीय दर्पण। उसका 2 भाग होता है, अवतल और उत्तल, दोनों में अंतर समझ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा? फिर पढ़े कि कोई भी दर्पण है उसका कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो 3 बताया था, वो भी रिकैप कर लेना है। फिर 2 बताया हम लोग क्या? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, जब बीम की स्थिति कहाँ हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसमें मैंने पीछे बताया है। यहाँ उत्तल दर्पण का बता दिया। तो सभी को अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अरे भाई दर्पण सूत्र है ना, हर साल 1 नंबर का तो आना ही आना है। मैंने पहला क्या बताया था? ये वाला अवतल उत्तर का जो कहाँ फोकस पे है, तो कहाँ बनेगा साइज, ये सब। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र तो ऐसे सिद्ध भी कराते हैं, लेकिन पहले पढ़ो, सिंपल फॉर्मूला याद करो। तो 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। देखो भी बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब इमेज होता है ना, उसका डिस्टेंस। यू होता है बिंब की दूरी, मतलब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? यू। एफ हुआ फोकस दूरी, ठीक। ये फार्मूला एकदम 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो एक बराबर होता है r/2। ये भी याद रखना है। क्या होता है? फोकस बराबर r/2 और r बराबर होता है 2f, ठीक। ये भी याद रखना। देखो इसको तो हम लोग सिद्ध भी करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उसमें हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। न्यूमेरिकल भी सिखा देंगे और क्या होता है ऑब्जेक्टिव भी अलग से वीडियो बना के अच्छे तरह से 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में सिखा देंगे। अब होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बीम की ऊंचाई, इसी को बोलते हैं आवर्धन। कोई पूछा आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, आवर्धन का मतलब h/h। HO भी लिखा था, HI/HO। तो इसका रिलेशन होता है जब हम लोग क्या प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी पढ़ते हैं ना, तो v/u क्या होता है? v/u, ठीक। तो देखो आज यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट, मतलब प्रवर्तन क्या हो गया? इंड। अगला क्या रहेगा? अप्रवर्तन। देखो दोस्त आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक ना। समय बचा हुआ है कम, इसलिए सभी लोग आराम से तैयारी करें। बहुत समय है, ऐसे तो समय बहुत है, हम सब से पढ़ाएंगे बारी बारी से, लेकिन आप लोग इस चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप लोग शेयर करें जितना हो सके, ठीक ना। जो भी लोग क्लास 10th में हैं उसको पूरी अच्छी तरह से बता दें कि 10th का हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, हम पूरा निचोड़। देखा नहीं, ये 1 शॉट नहीं, गन शॉट है। पूरा क्लास 10 पढ़ाएंगे, ठीक ना। गन शॉट सब फ्री होगा। क्या होगा? फ्री। जो
30 मिनट में कंप्लीट करेंगे। कितने मिनट में? 30 मिनट में, ठीक है। आगे आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई, ठीक ना। और कोई भी दिक्कत हो सीधे कमेंट करें, ठीक। ओके।